हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था। अब मैं आप लोगों को फिजिक्स को इतने सरल भाषा में, इतने सरल तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपका नोट्स का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें हैं, उसको मैं बताता जाऊंगा और आपको हेल्प करता जाऊंगा। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। ये इस वीडियो का मेन टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसे आप, जो कोई किसी इवेंट में इन्वॉल्व है, ऐसे एंटिटीज, और जिसको आप मेजर कर सकते हो, इसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिक्स में हमारे पास 100+ फिजिकल क्वांटिटीज है। ये एक लिस्ट दिया हुआ है, आपके सामने देख सकते हैं। मैंने कुछ ही उसमें से पिक किए हैं। अब इंडिविजुअली हर एक को पढ़ पाना मुश्किल था, तो साइंटिस्ट ने उसको दो कैटेगरी में रखा। एक फंडामेंटल, एक बेस क्वांटिटी, और दूसरा था डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, बेस क्वांटिटी मतलब वो एक्चुअली में बेस है नहीं, उसको माना गया है कि आपको इसे ही बेस मानना है, और आगे जो बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी में रखेंगे। बेस क्वांटिटी क्या हो गया? साइंटिस्ट ने कहा कि ये ऐसे क्वांटिटीज का लिस्ट है, ये 7+2, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेस मानेंगे, जिसको आप फंडामेंटल मानेंगे, जिनको आप किसी से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरे को बनाने में हेल्प करने वाला है। इनके मिक्सचर, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्सचर जो है वो आपको दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज को बनाने में हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आते हैं बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 है, आप देख सकते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, 3 हो गए। चौथा हो गया आपका टेम्परेचर, 5वां क्वांटिटी ऑफ मैटर, 6ठा लुमिनस इंटेंसिटी, 7वां करंट इलेक्ट्रिसिटी। +2 और है, 2 और है। एक है आपका प्लेन एंगल, जो आप जनरली जानते हैं, और एक है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है किसी और वीडियो में बताएंगे। प्लेन एंगल आप जानते हैं कि किसी प्लेन पे दो इंक्लाइंड लाइंस जो एंगल बनाते हैं वो प्लेन एंगल हो गया। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज थे या है जिनको आप फंडामेंटल के किसी एक्सप्रेशन में निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी को हम फंडामेंटल से बनाते कैसे, उसके एक्सप्रेशन में कैसे बनाते हैं। तो यहां मैंने लिया है डेंसिटी को। तो डेंसिटी का एक फॉर्मूला है। हाँ, एक बात और, किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए उस ड्राइव्ड क्वांटिटी से रिलेटेड आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो आप आराम से उसका वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जिसमें फंडामेंटल इन्वॉल्व हो। तो डेंसिटी के लिए आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास ऑलरेडी एक फंडामेंटल है, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो फंडामेंटल मास के लिए मैंने m को नोटेशन में लिया है, तो m है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ वो तो लेंथ है ही, ब्रेथ वो भी एक तरह का लेंथ है, हाइट वो भी लेंथ है, यानी 3 लेंथ मल्टीप्लाइड है डेनोमिनेटर में। यानी डेनोमिनेटर में आपका l का पावर 3 आता है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आता है? मास ऊपर में है और लेंथ का पावर 3 हो गया। इससे भी नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल यूज करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फोर्स। ठीक है, फोर्स का कोई फॉर्मूला? यस सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। सर फोर्स, मास तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो मास फंडामेंटल हो गया। अब बच गया एक्सेलरेशन। हाउ डू यू गेट एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल्स? तो एक्सेलरेशन के लिए आपके पास वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक मास हो गया ऊपर, नीचे ऊपर एक वेलोसिटी हो गया, नीचे टाइम हो गया। अब वेलोसिटी भी अभी फंडामेंटल में नहीं आया, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज अ लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टाइम।
तो नीचे डिवाइड में 2 टाइम आ गए, आपको ध्यान रखिए। ऊपर में एक डिस्टेंस है, वो एक लेंथ है, तो अब बन गया मेरे पास मास, एक लेंथ, और नीचे में 2 टाइम डिवाइडेड है। तो इस तरह से अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो m l और जो नीचे t स्क्वायर बना उसको ऊपर ले जाइए तो t माइनस 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है m l t माइनस 2 में आ गया। चलिए देखते हैं एक और, हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास फंडामेंटल है, m ऑलरेडी है, और वेलोसिटी दिस इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस लेंथ है तो उसके लिए l लिख लिए, और नीचे टाइम है t, तो ऊपर m हो गया, l हो गया और t हो गया। अब t को ऊपर ले जाए तो t का पावर -1 हो गया, तो m l t माइनस 1। तो देखिए मोमेंटम भी आपके फंडामेंटल के एक एक्सप्रेशन में आपने ले आया, m l t माइनस 1। फोर्स को एक एक्सप्रेशन में ले आया, m l t माइनस 2। अच्छा चलिए अब हम एक काम करते हैं, आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऑन मास। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा छोड़िए, ये नहीं पूछते, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऑन लेंथ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सरल, एकदम सिंपलर वर्ड्स में आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द पावर डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑन मास। यानी मास के कितने, डेंसिटी मास के कितने पावर पर डिपेंड कर रहा है। तो उस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए तो डेंसिटी मास के 1 पावर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा पूछ लेते हैं क्वेश्चन, डेंसिटी लेंथ के कितने पावर पर डिपेंड करता है, तो -3। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी, पावर डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑन मास इज 1, पावर डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑन लेंथ इज -3। इसी भाषा को तुम थोड़ा सिंपल और भी तरीके, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ऑन मास, सेम चीज है। सो व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन इज द पावर डिपेंडेंसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑन द फंडामेंटल्स। आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के कितने पावर पर उस एक्सप्रेशन में डिपेंड करने वाले हैं। जैसे आपने जब फोर्स निकाला था तो फोर्स बनाने के लिए मास का 1 पावर, लेंथ का 1 पावर और टाइम का पावर -2 लिया था, लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग पावर डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन मास ऐसे पूछ सकते हैं, पावर डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन लेंथ ऐसे पूछ सकते हैं, पावर डिपेंडेंसी ऑफ टाइम, पावर डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑन टाइम ऐसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसको फिजिक्स के भाषा में थोड़े अलग ढंग से पूछते हैं। इसको बोलते हैं व्हाट इज द डायमेंशन, मतलब फोर्स का डायमेंशन कितना है मास पर। आप उस डायमेंशन को सिंपल वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए ना, उसको पावर डिपेंडेंसी बोल लीजिए ना। तो फोर्स मास के 1 पावर पर डिपेंड करता है, लेंथ के 1 पावर पर डिपेंड करता है, और टाइम के -2 पावर पर डिपेंड करता है। तो ये जो पावर डिपेंडेंसी है ऑफ द एक फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल पर, उन पावर्स को ही डायमेंशन कहा जाता है। और इस तरह से जब एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम, उसके नोटेशंस और उस फिजिकल क्वांटिटी का कॉरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंस ऑन द फंडामेंटल, मतलब जैसे मोमेंटम, मोमेंटम बनाने के लिए हम क्या करते थे, मास का 1 पावर तो m उसके पावर में 1 ले लिए, लेंथ का 1 पावर यानी l का पावर 1 ले लिए, और t का पावर -1 यानी टाइम का पावर -1, तो t का पावर -1। जो इस तरह से हमने लिख लिया मोमेंटम को, तो ये कहलाता है एक्सप्रेशन, डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम ऑन एज फंडामेंटल्स। हो गया। तो अब एकदम क्लियर कट होना चाहिए दिमाग में, एकदम बात को क्लियर रखना है आपको कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के जिस पावर पर डिपेंड करता है, उस पावर को ही डायमेंशन कहा जाता है। और उसका पूछने का एक तरीका होता है, व्हाट इज द, जैसे व्हाट इज द पावर डिपेंडेंसी ना पूछ करके उसको बोलता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स ऑन मास, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स ऑन लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स ऑन टाइम -2। इस तरह से करके पूछा जाता है। क्लियर है? नहीं तो एक बार और जान लीजिए
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए फंडामेंटल्स मास, लेंथ और टाइम के जो पावर यूज किए जाएंगे वो पावर ही उस फिजिकल क्वांटिटी का उस फंडामेंटल पर डायमेंशन कहलाता है, यानी पावर डिपेंडेंस कहलाता है। और इस तरह से नोटेशंस और करस्पॉन्डिंग पावर डायमेंशंस लेकर के जो हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो डायमेंशनल फॉर्मूला कह सकते हैं या डायमेंशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये तो हो गया डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आते हैं कि नई चीज जो हमने कहा था कि मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बताने वाला हूं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब मुझे 2 किलो चावल चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी 1 किलो चावल है, तो क्या उसमें हम 1 घंटा मिला देने से क्या वो 2 किलो चावल बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो उस 1 किलो चावल को 2 किलो चावल बनाने के लिए मुझे कोई मास ऐड करना पड़ेगा। आप कंकड़ ऐड कर दो, ऐसे मिलावट जो है बेन है, मिलावट नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी मुझे मास से बढ़ाना था, उसे मुझे बेचना नहीं था। तो किसी उस 1 किलो चावल को 2 किलो बनाने के लिए आप 1 किलो कंकड़ मिला सकते हो या 1 किलो चावल ही मिला सकते हो, वो 2 किलो चावल हो जाएगा। बट आप उस 1 किलो में 1 मीटर कपड़ा नहीं ऐड कर सकते कि 1 मीटर कपड़ा ले लीजिए सर वो 2 किलो हो जाएगा, नहीं। तो सिंपल भाषा में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। अब रही बात कि एक काम करते हैं और एक एग्जांपल से हम लेते हैं कि मेरे पास 1 घंटा समय है और मुझे उस 1 घंटे समय को 2 घंटे बनाना है, और मुझे किसी ने 1 मीटर का एक छड़ी पकड़ा दिया, क्या वो 2 घंटा हो जाएगा? नहीं होगा। तो टाइम के साथ टाइम ही ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो एक नया टाइम बनकर आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ओनली सिमिलर क्वांटिटी, केवल सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी किसी का हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जोड़ना या घटाना ये 2 चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिमिलर क्वांटिटीज में ही हो सकते हैं। अरे इसको ऐसे समझ लो ना कि भाई शादी करानी है आदमी की तो आदमी से ही कराएंगे, मतलब ह्यूमन बीइंग से ही कराएंगे, उसको किसी जानवर से नहीं करा देंगे, सिंपल सी कहानी है। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझ सकते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम एक दूसरे तरीके से भी बोलते हैं। पहला हो गया, मैंने बता दिया कि ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और एंड सबट्रैक्टेड, और सिमिलर क्वांटिटी फिर रिजल्ट में आता है ऐड करने के बाद और सबट्रैक्ट करने के बाद। अब दूसरा यह है कि मान लो मेरे पास एक कोई फिजिकल एक्सप्रेशन है, मेरे पास कोई एक फिजिकल एक्सप्रेशन है, तो ध्यान रखिए कि उस एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होंगे। और डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, उस साइड में m का पावर a, l का पावर b और t का पावर c लिखा है। राइट साइड में जो मेरा उस एक्सप्रेशन का आया, कोई भी एक्सप्रेशन था, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आया वो m का पावर a, x, l का पावर y और t का पावर z आता है। चूंकि मेरे पास जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो फॉर्मूला मेरा करेक्ट था, तो करेक्ट था तो भैया अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहता है कि सर सिमिलर क्वांटिटी एडेड और सबट्रैक्टेड रिजल्ट इन द सेम क्वांटिटी। मतलब मैंने इधर अगर लेंथ और लेंथ को ऐड किया तो रिजल्ट भी लेंथ आने वाला है, अगर मैंने टाइम को ऐड किया तो रिजल्ट भी टाइम आने वाला है, अगर मैंने मास से मास को माइनस किया है तो राइट हैंड साइड में भी मास आने वाला है। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला जो लिखा था वो करेक्ट लिखा था, लेकिन लेफ्ट साइड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन के आया वो m a l b और t c आया था, और राइट साइड में आया था m x l y एंड t z। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ऐसे केस में अगर आपका कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और इसके लिए उनके जो पावर्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि एक बराबर x, b बराबर y और c बराबर z। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम अभी डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल फॉर्मूला से कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाता हूं, और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग यूज कैसे करते हैं।
तो चलिए देखते हैं, पहला एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखते हैं। लिखा हुआ है V इज इक्वल टू C प्लस B बाय T माइनस डी। C प्लस B बाय T माइनस डी, वेलोसिटी बराबर लिखा है C प्लस B डिवाइडेड बाय T माइनस डी। नाउ सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट विल बी C। C क्या होना चाहिए? तो V क्या था? वेलोसिटी। और V वेलोसिटी है तो भैया इस राइट हैंड साइड में जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म जो प्लस हुए हैं यानी C और B बाय T माइनस जेड, ये दोनों भी वेलोसिटी ही होने चाहिए। तो C को भी वेलोसिटी होना पड़ेगा। तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? LT माइनस वन। LT माइनस वन कैसे बन गया? अभी वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को ऊपर ले जाइए तो T का पावर माइनस वन, तो L और T माइनस वन। तो C भी मेरे पास यहां पे LT माइनस वन है। अब आते हैं सेकंड टर्म में यानी B डिवाइडेड बाय T माइनस डी, हाँ T माइनस डी। तो T माइनस डी को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि सिमिलर क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड, ठीक है। तो T में से मैंने D को माइनस किया। व्हाट इज T? T हियर इज टाइम। तो अगर T टाइम है तो हमने उससे जो माइनस किया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कहता है कि सर D भी तो टाइम होना चाहिए तभी माइनस हुआ होगा, नहीं तो फिर आपका फॉर्मूला गलत है या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनवैलिड हो जाएगा। तो मैंने D जो है वो टाइम है, T जो है वो टाइम है, यानी अब बच गया मेरे पास B। तो B क्या होना चाहिए? तो देखिए C प्लस B डिवाइडेड बाय T माइनस जेड। तो C तो ऑलरेडी वेलोसिटी और C के साथ जो ऐड हुआ है वो B बाय T माइनस जेड है, B बाय T माइनस डी है। तो B को डिस्टेंस होना पड़ेगा क्योंकि उस पूरे टर्म को B डिवाइडेड बाय T माइनस डी को वो वेलोसिटी होना चाहिए और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ऑलरेडी नीचे में टाइम है, T माइनस डी से जो आएगा वो टाइम ही आएगा, तो नीचे ऑलरेडी टाइम है। तो B क्या होना चाहिए था? डिस्टेंस होना चाहिए। तो B क्या होना चाहिए? लेंथ। सिंपल सा तरीका था। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्म न्यूमेरिकल है, आता रहता है हमेशा, थोड़ा सा एक वान डेर वाल इक्वेशन होता है। वान डेर वाल इक्वेशन क्या है कि ये जो मेरा गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर, ये आपको पता है। अभी वान डेर वाल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, वान डेर वाल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, P प्लस A बाई V स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर V माइनस B इक्वल टू nRT, या कांस्टेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आते हैं कि मुझे A का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए और B का भी डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। पहले मैं बात करता हूं V माइनस B की। तो V क्या था? वॉल्यूम। अब V जब वॉल्यूम है तो B को भी वॉल्यूम होना पड़ेगा, यानी V का जो मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि L3, तो L का पावर 3। तो B भी वॉल्यूम है तो B का भी क्या बनेगा? L का पावर 3। कंफर्म? खत्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं P प्लस A बाई V स्क्वायर। सो P इज व्हाट? P इज व्हाट? P प्रेशर। सो प्रेशर के साथ आपने ऐड किसको किया? A बाई V स्क्वायर को। तो A बाई V स्क्वायर को भी होना पड़ेगा प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। चलिए प्रेशर कैसे निकालते हैं। फोर्स बाय एरिया, फोर्स निकालने के लिए अभी बताया था ml t माइनस 2, और एरिया वो लेंथ इंटू लेंथ यानी लेंथ के स्क्वायर से। तो ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिए, मैंने साइड में सॉल्व कर रखा है, देख लीजिए। तो मेरा जो प्रेशर का जो फॉर्मूला बन के आया वो ml माइनस 1 t माइनस 2 आया। अब आते हैं इस पार्ट में। तो A बाई V स्क्वायर को भी होना पड़ेगा प्रेशर, V वॉल्यूम है, ध्यान रखिए। अब मुझे A अगर करना है तो V स्क्वायर को इधर राइट साइड में लाके मल्टीप्लाई किए प्रेशर के साथ, तो P इंटू V स्क्वायर।
P का ऑलरेडी मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, ml-1 t-2, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3 और उसका भी स्क्वायर है, तो L का पावर 6 हो गया। तो अब मेरे पास A का जो बना वो L5 और t-2। तो इस तरह से डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस हैं। तो मैं वो 3 एप्लीकेशंस आपको अलग अलग वीडियोस में बताने वाला हूं, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टिल द नेक्स्ट वीडियो।